प्रॉब्लम सबसे पहले रिडक्ट होना चाहिए। जब तक आप अपना प्रॉब्लम रिडक्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। और प्रॉब्लम रिडक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको एक डिसीजन लेना है कि इस काम को हम एक्सेल के जरिए करें या वीबीए के जरिए करें। ये बड़ी पॉइंट होता है, क्योंकि कुछ काम अगर एक्सेल के जरिए हो सकता है उसके लिए वीबीए का मान लिखने की जरूरत क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वेब क्यूरी की। मान लीजिए कि एक मिनट मैं गूगल फाइनेंस खोलता हूं। गूगल फाइनेंस की वेबसाइट है, गूगल फाइनेंस वेबसाइट में खोलता हूं। अब जैसे गूगल फाइनेंस में जो वर्ल्ड का मार्केट है, मुझे ये डेटा कॉपी पेस्ट डेली करने होते हैं। मान लीजिए कि करेंसीज है, इस करेंसीज के ऊपर या फिर ये जो बल्क मार्केट है, इस मार्केट के ऊपर हम कुछ करते हैं। जरूरी नहीं कि वेबसाइट गूगल ही हो, कोई वेबसाइट का एक छोटा सा पार्ट आप लेना चाहते हो। आप आपका मतलब ये क्या है, एम क्या है कि आपको आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप पे ये डेटा एवरी टाइम गूगल पे कॉपी पेस्ट करना होता है, और जैसे गूगल अपडेट करता है वो आपके एक्सेल को भी अपडेट करना पड़ता है। अब इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो आपको कॉपी पेस्ट करना होता है, दूसरा होता है कि एवरी टाइम आपको चेक करते रहना होता है कि गूगल का चेंज तो नहीं हुआ, गूगल चेंज तो नहीं हुआ क्या सर। सही। अब इस डेटा को मुझे एक्सेल के साथ कनेक्ट करना है कि ऑटोमेटिकली डेटा पहले एक्सेल पे आ जाए, जैसे गूगल चेंज करे ये भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं, तो आप सोचोगे यार एक्सेल ये तो वीबीए के जरिए ही होगा, एक्सेल तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। लेकिन ये एक्सेल में पॉसिबल है। एक्सेल के अंदर एक वेब क्यूरी होती है, मतलब कि आप डेटा इंपोर्ट करते हो तो फ्रॉम वेब है। इसीलिए मैंने कल बताया आपको, मैं बोला था कि आप अपनी एक होम मेनू के जितने भी टैब है, होम इंसर्ट के सारे टैब के डेटा को देख लो, ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करो तो डिसीजन ले सको कि दिस प्रॉब्लम सॉल्व विथ वीबीए या विदाउट वीबीए। अब इसी प्रोसेस को वीबीए बड़ी लेंथी तरीके से करेगा, लेकिन अच्छा। एक्सेल में आपको बड़ी आसानी से फॉर्म वेब पे जाइए, यहाँ पे यूआरएल डालिए। अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारा फाइल जो है, पेज है, वो इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं छोटा सा एरिया, मतलब कि वर्ल्ड मार्केट का एरिया था वो चाहते हैं। तो देखिए एक येलो कलर का निशान दिख रहा है, एरो की दिख रहा है, येलो बॉक्स में ब्लैक एरो की, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जिस पे क्लिक कीजिएगा ये यहाँ से आता है। अगर मैं इसको हटा दूं अब इंपोर्ट कर सकता हूँ पूरा का पूरा, जैसे वापस ला दूं तो मैं इस पर क्लिक किया तो अब जो डेटा आएगा ओनली फॉर मेरा वर्ल्ड मार्केट आएगा, वर्ल्ड। ठीक है सर। और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया, डन आ गया। ठीक है। अब इसको आपको करने के लिए जस्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा, एवरी टाइम आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरा डेटा अपने आप रिफ्रेश होता रहे, तो उसके लिए आप प्रॉपर्टीज पे आना पड़ेगा आपको। ठीक है। प्रॉपर्टीज पे देखिए रिफ्रेश एवरी, यहाँ पे लिखा हुआ ना, रिफ्रेश एवरी मिनट या एवरी सेकेंड या एवरी 1 आवर, जो भी हो यहाँ पे आप कर सकते हो। रिफ्रेश ओपनिंग द फाइल। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में जाकर आप इसे चेंज कर सकते हो, या दोबारा में चेंज करना है तो ये एडिट क्यूरी पे चले जाओ और चेंज कर सकते हो जो चेंज करना चाहते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अब इसी काम को अगर मैं एक्सेल के वीवी मैक्रो के जरिए करता है, देखिए कितना लंबी तरीके से कोड लिखना पड़ता है। मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको कि अगर इसी काम को अगर हम मैक्रो के जरिए करते हैं तो कितना लंबी प्रोसेस होता है।
ये देखिए एक और आपको लिखना पड़ता, ठीक है ना। अब इसको याद करने पड़ते हैं, इसको कोई गलती हुआ कुछ हुआ तो दिक्कत होती। अब इस काम को आप देखिए कितने कितने अच्छे तरीके से आपने कर लिया। क्लियर है। सेम इसी तरह का डिसीजन आपको लेना है और किसी चीज के लिए। मान लीजिए कि मुझे हमारे पास एक डेटा है अनदर एक्सेल फाइल में, मैं डेटा 1 की बात करता हूं। डेटा 1 में डेटा 1 है हमारे पास। डेटा 1 का शीट 1 पे डेटा है, तो इसमें से क्या होता है कि मुझे डेटा चाहिए होता है, लेकिन मैं इस डेटा को किसी अनदर शीट पे चाहिए होता है कि मैं यहाँ पे नेम जो लिखूं और जो सिटी लिखूं उसी का डेटा है, मैं यहाँ पे चेंज करूं तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। ठीक है। मतलब कि अगर हम तो एक मिनट एक्सेल ऑप्शन कुकिंग नहीं एडवांस क्या हम बुक 1 पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये बुक 2 में ही था डेटा 1 से। तो यहाँ पे फिल्टर डेटा लाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो चाहे डेटा उसी क्राइटेरिया के हिसाब से हमारा डेटा है। अब इस काम को भी आप बोलोगे कि सर मैं इसको माइक्रो के जरिए करूँ, नॉर्मल एक्सेल में तो मुश्किल है, तो यहाँ पे भी आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपके पास नॉर्मल एक्सेल में चीजें हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि वीबीए के जरिए होगा, लेकिन इस चीज को हम नॉर्मल एक्सेल के जरिए कर सकते हैं। तो एक चीजें बताने से पहले आपको होगा कि आपको पता चलेगा कि डिसीजन मेकिंग में आप कैसे डिसीजन ले सकोगे कि एक्सेल से करना है या वीबीए से करना है। तो आपके पास अदर सोर्सेस में आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का पार्ट होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे क्लिक करते हैं। अब इसमें आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना है कि नॉट एक्सेल, आप डेटाबेस की फाइल से, एमएस एक्सेल की फाइल से, विजुअल डेटाबेस सिंपल ला सकते हो, मतलब कई सारे हैं, लेकिन हमको एक्सेल से लाना है। ओके करते हैं। अब यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करना है कि आपका फाइल है कहाँ पे। तो यहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट करना है, ड्राइव सिलेक्ट कर लिया, डेटा 1 एंड ओके। इसमें जितने भी सीट्स यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन कभी कभी सीट दिखते नहीं है। अगर आपको यहाँ एक ही सीट ना दिखे तो आप ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे व्यू सिस्टम टेबल में सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। सीट 1 चाहिए, मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो देन नेक्स्ट। इसमें मुझे सारा, इसमें मुझे ये चाहिए कंडीशन है यहाँ पे, तो कंडीशन मैंने बोला नेम इक्वल टू हो, मैंने फिलहाल डाल देता हूं रवि, फिलहाल मैं ऐसे ही डाल देता हूं। देन दूसरी कंडीशन है सिटी इक्वल टू हो, मैंने दिल्ली डाल दिया, या पुणे डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन हम यहां पे सेट कर दिया। देन नेक्स्ट और फिनिश। देन देख डेटा आ गया रवि एंड पुणे का। अब इसमें एक दिक्कत है, छोटा सा दिक्कत क्या है, ये फिक्स है रवि और पुणे को डायनेमिक करना है। तो डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कनेक्शन की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे
और डेफिनेशंस के अंदर में आपको यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी कमांड है। अब आपने कल मैंने आपको क्यों बोला था कि हमें एसक्यूएल क्वेरी कमांड भी सीख ली है, क्योंकि जो अदर डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है वो विथ एसक्यूएल ही होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा एसक्यूएल कमांड है। अब इसमें जहां जहां रवि लिखा हुआ है, जैसे यहाँ रवि है तो रवि को मैं डिलीट करता हूं, इसके जगह पे मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूं। जैसे मैं ओके करूंगा ये पैरामीटर्स पूछेगा। पहला पैरामीटर है, मैंने बोला नेम, एंड दूसरा पैरामीटर है, मैंने बोला सिटी। एंड क्लोज करते हैं। अब नेम में यहां पे डालता हूं रवि, और सिटी में मैं यहां डालता हूं न्यू दिल्ली। आ गया। पुनीत, इंदर, इंदर का नहीं है, सविता, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। आपने इससे पहले सीखा माइक्रोसॉफ्ट वेब क्यूरी, और ये सीखा आपने माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में इस चीज को आपको जानना जरूरी है कि कौन सा काम, मतलब कि तरीका कौन सा बेस्ट होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका तरीका क्या होगा, और अगर आप नॉर्मल करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या फिर आप वीबीए के साथ ऑटोमेट करते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जो दोनों में से बेनिफिशियल होगा आप उसी के जरिए प्रोग्राम को करोगे, ठीक है सर। अब बात करते हैं हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट वीबीए प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को आप जब तक उसका स्नैपशॉट या उसका एक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट नहीं होगा तब तक आप कैसे काम करोगे। चलिए आपने कोई मैक्रो डिजाइन किया तो उसके लिए सारा का सारा स्टेप और सारा चीज आपके दिमाग में है, इसलिए आपने बिना कुछ किए आपने कर दिया। लेकिन अगर आपने मुझे बोला कि आपके पास कोई रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप ऑटोमेट करना चाहते हो, मुझे तो पता नहीं कि रिपोर्ट किस तरह से फंक्शन करती है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कंडीशन क्या है। उस केस में हमें यूज करना होता है फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है कि फ्लो चार्ट एक प्रोसीजर की तरह होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा बॉक्स के अंदर, यहाँ पे मैंने बोला स्टार्ट, यहाँ पे बोला इनपुट। आप पढ़े होंगे आपने 10th क्लास में, ठीक है। उस तरह से क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे डेटा कॉपी करनी है, कंडीशंस देने हैं तो कंडीशन के लिए यह यूज होता है, लूपिंग देनी है, लूपिंग के लिए भी यूज होता है। कंडीशन सही हुआ तो यहाँ पे होगा, फॉल्स हुआ तो इधर जाएगा, इधर जाने के बाद फलाना चीज का आउटपुट करेगा, यहाँ पे नहीं हुआ तो एक और कंडीशन लगाएगा। इस तरह का प्रोसीजर आप मुझे लिख के दोगे कि प्रोसीजर है, ऐसी प्रोसीजर है, और उसी प्रोसीजर के बिहाफ से मैं कोडिंग करते चला जाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को ये इस तरह का फ्लो चार्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत। फ्लो चार्ट देखिए, फ्लो चार्ट दो चीज के लिए बनता है, एक प्रोग्राम के लिए बनता है, दूसरा होता है प्रोग्राम मैक्रो बनाने के बाद। मैक्रो बनाने के बाद हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे उसकी भी फ्लो चार्ट बनती है।
अब मान लीजिए कि आप तो रिपोर्ट बनाते थे, तो आप जो रिपोर्ट बनाते हो वो रिपोर्ट बनाना आपने ही स्टार्ट किया था या फिर आपके किसी और ऑफिस स्टाफ छोड़ के गए थे तो उन्होंने हैंड ओवर किया था कि एक रिपोर्ट आपको डेली बेसिस पे बना के देना है सर? हाँ, तो मेरे को किसी ने दिया। ओके, तो आपको समझाया होगा उसने कि रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से नहीं हैंड ओवर होता नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली पहले दिखाया उसने। मतलब उन्होंने रिपोर्ट जब हैंड ओवर किया तो बनाने का तरीका नहीं समझाया था? और मेन क्या था कि रिपोर्ट में टेम्पलेट ही बना हुआ है, सिर्फ आपको डेटा उठाना है हाँ। और डेटे को उठा के वहाँ डालना है। तो टेम्पलेट फिर टेम्पलेट जो है वो रिफ्रेश कर देना है। पिवट डाले हुए थे तो उसको रिफ्रेश करने से जो डेटा आएगा उसको सेव कर हाँ, देना तो है आपको इतना ही। आपको इतना तो बताया गया था ना कि आप टेम्पलेट आपका बना हुआ है, आप इसमें डेटा पेस्ट करो और ये पेस्ट करो, हाँ जी, हाँ ये जी, तो बताया गया था ना? हाँ हाँ। तो उसी तरीके से चलो ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बड़ी रिपोर्ट है जो टेम्पलेट नहीं है, आपको मैनुअली सब चीज बनाना है, तो उसमें अगर आप किसी को ब्लॉग बनाने के लिए तो आपको पूरा समझाना होगा ना कि भैया यहाँ से डेटा बिल्कुल। उठाओ, यहाँ पिवट लगाओ, पिवट में इस तरह के कंडीशंस डालो, फिर देन कॉपी करो, पेस्ट करो, इस तरह का राइट। चार्ट लगाओ, चार्ट की फॉर्मेटिंग करो, इस तरह के कंडीशन फॉर्मेटिंग करो। हम्म। अगर आप मैक्रो बनाते हो तो आप यही बोलोगे कि भाई डेटा कॉपी करके पेस्ट करो, सिलेक्शन करके रन, मैक्रो 1 को रन करो, जब मैक्रो 1 कंप्लीट हो जाएगा फिर मैक्रो 2 रन करो, उसके बाद चेक करो राइट। कि सही हुआ गलत हुआ, फिर मैक्रो 3 रन करो, क्योंकि एक मैक्रो से आपका रिपोर्ट ऑटोमेट तो नहीं होगा, कई सारे मैक्रो ऑटोमेट होते हैं। हम्म। तो वो प्रोसीजर आपको बार बार बताने हैं, तो उससे अच्छा है कि आप उसकी एक फ्लो चार्ट बना के रख लो। ठीक। फ्लो चार्ट से क्या होगा कि वो सारे स्टेप्स उसको हमेशा याद रहेंगे, उसकी प्रिंट आउट निकाल कर रख देगा, कभी भूलता है तो उसको याद कर सकता है। क्या इन फ्यूचर में हाँ किसी मैं और ने हैंड ओवर दिया तो उसको हिसाब होगा। हाँ, हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसा रिपोर्ट बना के रखा है और बाद में खुद ही भूल जाते हैं कि कैसे बनाया था उसको। हाँ, तो उसकी फ्लो चार्ट वगैरह आप करके रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो फ्लो चार्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट है आप एक्सेल प्रोग्रामिंग की। अगर आप फ्लो चार्ट हमेशा बना के रखते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। हम्म। ओके, जैसे कि बात करूं फ्लो चार्ट का, किस तरह के फ्लो चार्ट होते हैं मैं दिखा देता हूँ एक बार। ए इस तरह के फ्लो चार्ट होते हैं, इस तरह के स्टेप्स होते हैं, ठीक है? हम्म। हाँ, इस तरह के स्टेप्स होते हैं, ये देखिए सारे फ्लो चार्ट के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह का फ्लो चार्ट है, समझ में आता है कि बंदे को चलना क्या है, किस तरह का यूज करना है, तो इस तरह का फ्लो चार्ट काफी होते हैं। अब बात होती है एल्गोरिदम। अब देखिए क्या है कि यूजर को फ्लो चार्ट बना कर दोगे तो उसके लिए बेनिफिट होता है कि उसको क्या करना है, लेकिन एक प्रोग्रामर को फ्लो चार्ट के जरिए प्रोग्राम करना मुश्किल होता है। तो प्रोग्रामर अपने लिए तैयार करता है एल्गोरिदम, क्योंकि एल्गोरिदम में हम छोटी से छोटी चीजों को भी लिख लेते हैं। जैसे कि आपने मुझे बताते गए कि सर हम रिपोर्ट को मैनुअल इस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे एक सिंपल सा है कि मुझे मान लीजिए एक टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर होगा सेलेक्ट, फिर स्टार्ट होता है, पहला वर्ड स्टार्ट होता है ताकि हम मैको डिक्लेरेशन कर लें। स्टार्ट, सेलेक्ट A1, एंटर नेम, सेलेक्ट B1, एंटर रोल नंबर, सेलेक्ट C1,
एंटर मार्क्स, ठीक है, सेलेक्ट A1 से लेके C10, अप्लाई ऑल बॉर्डर, सेलेक्ट A10, एंटर टोटल, select C10, apply sum, C2 से C9, select A10 से C10, अप्लाई बोल। अब देखिए हमने इस तरह से अपना स्टेप्स को लिख लिए। अभी स्टेप्स को लिखने का फायदा क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लूंगा ये कोई चीज छूट तो नहीं रही है। अब देन मैं इसके बिहाफ से कोडिंग स्टार्ट करूंगा। तो कोडिंग करते समय हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, हम इस एल्गो के हिसाब से हम कोडिंग करते चले जाएंगे। हमें स्टार्टिंग के लिए कोड लिखना है, हमें A1 सेलेक्ट करने के लिए कोड लिखना है, हमें नेम एंटर करने के लिए कोड लिखना है, बी के लिए कोड करना है, यहाँ पे कोड करना है। अगर किसी स्टेप का हमें कोड पता नहीं है तो हम एल्गोरिदम पे ही रिसर्च कर सकते हैं, R&D कर सकते हैं, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल VBA के लिए। एक्सेल VBA के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी के बिहाफ से जो है हम चेक करते हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से हमारा माइक्रो परफॉर्म करेगा, स्टेप्स कौन कौन से हैं, क्या कोडिंग लिखनी है। ठीक है सर। तो एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज का जो आपका स्टेप यही रहेगा कि आप जो है इस तरह के छोटे मोटे मुझे 10 एल्गोरिदम लिख के मंडे से पहले मुझे भेज दीजिए। आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे आपकी आज तो आपका ये होगा, थर्सडे होगा ना, कल फ्राइडे है, आपका रात में फ्राइडे होगा हमारा। ठीक है, मतलब कि आपको आपकी क्लास आपके अकॉर्डिंग संडे टू थर्सडे होगी, मेरे अकॉर्डिंग मंडे टू फ्राइडे, संडे रात को। ठीक है। हाँ, तो अगली क्लास संडे रात को होगी और मंडे सुबह में आ रहा होगा। तो संडे इवनिंग में मिलते हैं हम आपके साथ। उससे पहले मुझे कम से कम 10 इस तरह के छोटे मोटे अपने काम के एल्गोरिदम मुझे बना के दो। और हाँ, साथ में एक मोटी सी डायरी आप परचेज कर लेंगे और पहले कोई भी प्रोग्राम और एल्गोरिदम लिखने से पहले उस प्रोग्राम एल्गोरिदम को आप डायरी में नोट करेंगे, देन उसको आप प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, कोई भी एक्सेल प्रोग्राम करने से पहले उसको आप डायरी में मेंटेन करेंगे। ठीक है सर। कोई भी जैसे कुछ भी बनाना है तो उसके लिए जो स्टेप्स है वही है कि हाँ, रिपोर्ट है, ऐसा भी कुछ भी करने के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं तो उनको ही लिखना है। हाँ हाँ, ठीक है सर। जैसे अभी अपन A1 और A2 पे ही लिखा है, C1। हाँ, एकदम छोटे डिटेलिंग के साथ, विथ डिटेलिंग के साथ हम इसलिए लिखते हैं ना कि इन फ्यूचर में कभी भी हमें अगर पता करना हो कि भाई किस तरह से फंक्शन कर रहा है तो उसके एल्गोरिथम से देख के समझ में आ जाता है इस तरह से फंक्शन कर रहा है हमारा माइक्रो। क्योंकि इसी के बिहाफ पे आगे हम कोड लिखेंगे, जैसे कि सब के बाद हुआ, स्टार्ट के बाद हुआ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब, ये स्टार्ट हो गया हमारा। सिलेक्ट A1 तो लिखेंगे रेंज,
A1 डॉट सेलेक्ट, एंटर नेम क्या लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू यहाँ लिखेंगे नेम,